अस्सलाम वालेकुम। अफराज नाजिश 50-50 न्यूज़ के साथ हाजिर है। आज बहरिया टाउन के हवाले से सोशल मीडिया पे जो तूफ़ान आपने देखा, तो हर एक मुहिब वतन पाकिस्तानी ये सोचने पे मजबूर हो गया कि हुकूमती रिट कहाँ पर है। हम जिस निज़ाम के तहत यहाँ सांसें ले रहे हैं, इस निज़ाम को जो बेहतरी की हम उम्मीदें लगा कर बैठे हैं, जिस तब्दीली सरकार के ऊपर हमारी हर आवाम का फ़र्द जो है वो ये उम्मीद रखता है कि गुजरे हुए कल से आज या आने वाला कल हमारा बहुत बेहतर होगा, लेकिन क्यों नहीं हो रहा। हम बात करेंगे उस निज़ाम के ऊपर जिस हुक्मरान ने इस निज़ाम को अपने मफादात के लिए इस तरह का बना के हमारी आने वाली नस्ल और मौजूदा नस्ल के लिए रख दिया है कि जिसके अंदर हकदार को हक ही नहीं मिलता, जिसमें मजलूम जो है ना वो रोते रोते कब्रिस्तान में चला जाता है, सो जाता है और उसको कहा जाता है घबराना नहीं। तो ये निज़ाम जो था ये कैसे बना, यानी पाकिस्तान बनने के ठीक 3 से 4 सालों बाद ही आपको मैं लैंड माफिया का पहला स्कैंडल बताता हूं कि जब इन लोगों ने पाकिस्तान के अंदर कोटा सिस्टम की आड़ में ऐसे गैर मुस्तहिक लोगों को भी ज़मीनें अलॉट की। उस 22 ख़ानदानों का नाम और उनको आप जानते भी हैं, लेकिन उसके अलावा आज 122 कैसे हो गए। तो ये जो मलिक रियाज है ये उन 122 में से एक लैंड माफिया का इस वक्त सरबराह है। ये कैसे, ये तो किसी को कहते हैं कि बहुत शरीफ इंसान है, बहुत ही मुखलिस दीनदार शख्स है और ये इंतहाई गरीबों का एहसास करने वाला है, इसने दस्तरखान शुरू किया, इसने गरीबों की मदद करता है। कहीं बैरी कज़ाक का मसला हो तो सबसे पहले मलिक रियाज आगे होता है, कहीं पे किसी के गुर्दे फेल हो जाते हैं तो मलिक रियाज साहब उसकी डोनेशन देते हैं, किसी पे दिल की पैमंदकारी का इशू होता है तो मलिक रियाज, कहीं पे कोई मुल्क के ख़जाने का मसला होता है तो मलिक रियाज। मलिक रियाज के पास इतना पैसा कहाँ से आया कि वो हुकूमती वो काम जो हुकूमत वक्त नहीं कर सकती थी वो मलिक रियाज कैसे कर लेता था। इसको मलिक रियाज को एक आम गरीब इंसान से जिनकी तादाद पाकिस्तान में करोड़ों की तादाद में है, उनमें से सिर्फ एक मलिक रियाज या मलिक रियाज जैसे 100, 1000 या 1 लाख क्यों, बाकी करोड़ों क्यों नहीं ऐसी मेहनत करते? क्या वो रब की मखलूक नहीं, क्या वो पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं? आखिर एक मलिक रियाज ही इस तरह के लैंड माफिया में कैसे इतना बड़ा नाम हो गया? तो इसके पीछे जो सुनने को आता है वो यही आता है कि बहरिया का नाम लेने का मकसद ये था कि एक आवाम को, एक आम आवाम को और ऊपर वाली जो डरते हैं बड़ी सरकार एस्टेब्लिशमेंट उनको कैश किया जाए, और इसमें मलिक रियाज कामयाब भी हुआ। अभी भी वो ऐसे ही कर रहा है, यानी कि कोई जर्नैल हाजिर हो या रिटायर्ड होकर तो वो सबसे पहले उसकी ख्वाहिश होती है कि मेरे ऊपर मलिक रियाज की नज़र पड़ जाए, तो वो वहाँ पर अपने मफादात के लिए अपने ज़मीर के सौदे करते नज़र आते हैं। वरना जिस तरह के इल्ज़ामात बहरिया टाउन में मलिक रियाज की वजह से पाक आर्मी के रिटायर्ड लोगों पे लगे हैं, मेरा ज़मीर ये कहता था कि ये तो जब से ये मामला चले हैं तो उसके बाद शायद ही कोई बाज़मीर रिटायर्ड आर्मी का ऑफिसर वहाँ पे जॉब करना पसंद करे। लेकिन क्या करें, जहाँ बदकिस्मती हमारे वतन की बहुत सारे मामलात में है, तो इस मामले में भी आ गई है कि हमारे लोग जो हैं ये एक सिविलियन को बदतमीज़ कहने वाले, सिविलियन को कुछ और अलकबात से नवाजने वाले लोग इस तरफ नहीं देखते कि उनके लोग भी पाक आर्मी जैसे मुकद्दस इदारों से एक खूबसूरत ज़िंदगी वहाँ पर प्रोफेशनल लाइफ गुजारने के बाद वो इस गटर में कैसे आके गिर जाते हैं। इन लोगों को कोई भी नहीं समझाता। लेकिन क्या किया जाए कि रिटायरमेंट के बाद वहाँ पर उनकी जो ख्वाहिशात, जिस तरह का लाइफ स्टाइल वो गुजार चुके होते हैं, वो अगर आगे मेंटेन रखना हो तो मलिक रियाज जैसे लोगों की सरपरस्ती बहुत ज़रूरी हो जाती है। मलिक रियाज क्यों, कैसे यहाँ तक पहुँचा? तो मैंने कहा कि पाकिस्तान बनने के बाद ही ऐसे लोग जो है ना ढके छुपे उन्होंने काम किए। लियाकत अली ख़ान साहब को भी बहुत सारे लोगों ने मिसयूज़ किया। उनके कत्ल के अंदर जो मामला थे वो CIA, अमेरिका, इनके ऊपर इल्ज़ाम तो आते हैं, वो अपनी जगह बिल्कुल हकाइक पे मबनी होंगे, लेकिन वो ऐसे क्या मामला, क्या मफादात थे अमेरिका के ख़िलाफ़ कि उसको अकबर के ज़रिए लियाकत अली ख़ान को गोली मरवानी पड़ी? तो वो माफिया ही था कि जिसने पाकिस्तान की सरजमीनों पे सरदारों, जगीरदारों, इन लैंड माफिया उस वक्त जो नाम नहाद थे, पीर फ़कीर, ये सारे 22 ख़ानदान के लोगों ने मिलकर
पाकिस्तान की सरजमीन को इस तरह से नोचा है कि जैसे इन्होंने यहाँ पर रहना ही नहीं। और ये भी हकीकत थी कि अगले 60 सालों में उनकी नस्लें यहाँ परवान ही नहीं चढ़ीं। उनके आबाओ अजदादों, उनका सिर्फ काम ये था बुज़ुर्गों का कि वो कायद आज़म को धोखा दिया, लियाकत अली ख़ान को धोखा दिया, और उसके बाद उन्होंने निज़ाम ऐसा बना दिया कि जिसके तहत उन्होंने सिर्फ अपनी आने वाली नस्ल का सोचा और ये बिल्कुल नहीं सोचा कि एक रोज़ उन्हें भी मरना है। तो ये जो मलिक रियाज है, इसने क्या किया कि इसने बहरिया के मुख्तलिफ हाउसिंग प्रोजेक्ट मुख्तलिफ पाकिस्तान के पोश एरियाज़ में, यानी कि मुख्तलिफ बड़े शहरों में शुरू किए। और इसका तरीका वारदात ये होता था कि ये वहाँ पर एक छोटी सी जगह लेता था, से के एक 100 कनाल ले ली, और उसके साथ वाली 500 कनाल पे इसने डरा धमका के उनसे सस्ते दामों ज़मीन खरीद लेनी, जिसने नहीं देनी उसको मारना पीटना और ज़बरदस्ती कर लेना। उनके ऊपर हज़ारों लाखों, मेरे ख्याल में अगर आप केसेस देखें या बन सकते हैं या बन चुके होंगे, लेकिन इसको प्रोटेक्ट कौन कर रहा है? इसको प्रोटेक्ट कर रहा है हमारा सियासी जमहूरी निज़ाम, जिसके अंदर आसिफ अली जरदारी जैसा शख्स भी उसके ही ज़मीन के अंदर महल बना के बैठा है। कराची के अंदर भी उसने जब बहरिया शुरू किया तो कितनी गैर कानूनी सरकारी ज़मीनें मलिक रियाज की झोली में डाल दी गई। बिलावल भुट्टो ने आज वाले वाक़ये के ऊपर दो दफ़ा नोटिस लिया वहाँ पर। ये सिंध की आवाम के लिए, ये उन पीपल्स पार्टी के जालों के लिए लम्हा फ़िक्री है कि वो एक बार ज़रूर सोचें कि पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर क्या कर रही है। अगर वो कबूतर की तरह आंखें बंद करके बैठे हैं और आगे भी बैठे रहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला इनकी नस्लें भी जिस तरीके से उन्होंने जरदारी ख़ानदान और भुट्टो ख़ानदान की खिदमत में गुजार दिया है, तो इनकी आने वाली नस्लें भी इसी तरह जहालत के ज़मीन के अंदर ये जिएंगी और इसी के अंदर ये मर जाएंगी। उनके अंदर शऊर नाम की कोई चीज़ नहीं आएगी। आज इन्होंने जाके जो तोड़ फोड़ की है, ये इनकी मफाद पे जब ज़रब लगी है तो अब इनको याद आया, वरना कराची के अंदर कितने लैंड माफिया ग्रुप्स हैं जो इसी तरह गरीबों को लूट रहे हैं और उसके ऊपर हुकूमत सिंध कुछ नहीं करती। क्यों? उनके पीछे यही लोग होते हैं। इनका फेस पे कोई और शख्स होता है, पीछे कोई ना कोई खोड़ो निकलेगा, कोई ना कोई आपको शाह निकलेगा, कोई गिलानी निकलेगा, तो कोई उसके अंदर आपको चौधरी निकलेगा, राय निकलेगा, कोई MQM के लोग निकलेंगे। तो इन लोगों ने आज से नहीं, इन लोगों ने 1990 के बाद बाकायदा एक सिस्टम को अपने लिए मफाद में इस्तेमाल करना सीख लिया। यही वजह है कि आपका सिंध जो है आपकी हुकूमती रेट में नहीं आता। वहाँ का एक आम तर्जुमान जो है वो भी उठता है तो वो फेडरल हुकूमत को बदतमीज़ी कर लेता है, गालियाँ तक देते हैं। इनकी महज़ब होने का ये देख लीजिए, ना इनको जमहूरियत का कोई तालीम है, ना इनको दीन की कोई तालीम है, ना इनको दुनियावी कोई चीज़ें आती हैं। इनको एक इल्म ज़रूर है कि इस मुल्क को नोचना कैसे, इस मुल्क को खाना कैसे, इस मुल्क को लूटना कैसे है, और जो करप्शन करते हैं उनको अपने साथ कैसे मिलाना है, और जो नहीं करते उनको कैसे मजबूर करना है कि वो हमारे सिस्टम का हिस्सा बन जाएं और इस मुल्क को लूटें। और इसी तरीके से मलिक रियाज मुख्तलिफ शहरों में किसी हुकूमती सरपरस्ती के बगैर ये शख्स पाकिस्तान के अंदर सांस भी नहीं ले सकता। लेकिन ये निज़ाम ऐसा है, उसको ज़मानतें मिल जाती हैं। आप हुक्मरानों को देखें, उनको ज़मानतें मिल जाती हैं। करोड़ों अरबों खरबों रुपए के TTs निकलते हैं, चेक निकलते हैं, गैर यानी कि कानूनी तौर पे उनकी रकम का भी सामने आ जाती है। बैंक उनको बता देते हैं कि ये शख्स है, इसने गैर कानूनी मनी लॉन्ड्रिंग की है, पैसा बाहर भेजा है, ये शहबाज शरीफ है, ये नवाज शरीफ है, ये हमज़ा है, ये उसका दमाद है, ये उसके बेटे हैं, ये भतीजे हैं, ये बिनोई हैं, ये दमाद हैं, ये रिश्तेदार हैं, कज़न हैं। लेकिन हमारी हुकूमत, हमारे इदारे उनके केस लड़ते लड़ते इस हद तक थक जाते हैं कि उनके कागजात में कमज़ोरी आ जाती है और वो आराम से ज़मानतें लेकर अपने घरों को लौट जाते हैं। आप मरीम नवाज़ को देख लें, उसका क्या अंजाम हुआ। आप शहबाज शरीफ को देख लें, अभी हमज़ा को देख लें। इस तरह के मरीम औरंगज़ेब के ऊपर कितने मामला आते हैं, आसिफ ख्वाजा आसिफ उस पर क्या है। तो ये हमारे सियासी लोग जो है, ये बिलावल को देख लें, आप आसिफ जरदारी की कंपनीज निकली हैं, ऑफशोर कंपनीज निकली हैं, रियल स्टेट के बिजनेस निकले हैं, मौलाना फजल रहमान के यूरोप में रियल स्टेट, आपके दुबई अरब ममालिक में क्या कुछ नहीं सामने आ रहा। लेकिन अगर आप हाथ नहीं डाल रहे तो इसकी वजह इमरान खान नहीं हो सकता, इसकी वजह हमारा कोई और आने वाला हाकिम भी नहीं होगा। लेकिन इसकी वजह वो सिस्टम ज़रूर है जिसको हम बड़े जोश व खरोश और नारों मस्ती के साथ मलंग बन के हम वोट डालने जाते हैं, और उस निज़ाम के तहत जब इनको लेकर आते हैं फिर हम तरसते हैं कि ये लोग हमें गली बना दें या एक बल्ब लगा दें या हमारे बच्चों को रोज़गार दिलवा दें, मेरिट पे आ जाएं। लेकिन ये खुद मेरिट पे नहीं गए,
तो आप सोचें, आपने मेरिट पे उनको वोट दिया, आप तो बिरयानी के ऊपर बिक जाते हो, आप तो एक 4 वक्त की रोटी के ऊपर बिक जाते हो, आप तो एक छोटी सी जॉब की फैसिलिटीज़ कोई आपको दे देता है, आप उस पर बिक जाते हो। तो आप मलिक रियाज का कैसे सामना करोगे? आप वो जो आर्मी कहती है जी हम बड़े मुहिब वतन हैं, वो बॉर्डर तक तो आप मुहिब वतन हैं, हम आपके ऊपर उंगली नहीं उठा सकते। आपकी दिन रात की जो मेहनत होती है, जिस तरह आप पूरी कौम के लिए वहाँ कुर्बानियाँ देते हो, कोई इसमें शक ही नहीं है। लेकिन इसके बाद तरबियत में ये क्यों नहीं आपके आता, आपको दौरान तरबियत ये क्यों नहीं कहा जाता कि SOPs जो इस इदारे के हैं, प्रोफेशनलिज्म, उसके तहत आपने जॉब तो ये करनी है, ये तरीक़ाकार है आपकी, लेकिन इसके बाद जब जाना है मुआशरे के अंदर, तो एक बेहतर शहरी बन के, आप एक रिटायर्ड हो एक प्रोफेशनल इदारे से, आपका किरदार ऐसा होना चाहिए, आपका अमल ऐसा होना चाहिए कि आम पाकिस्तानी भी आपको देखे तो आपको इज़्ज़त से सलूट करे, आप उनके लिए एक मिसाल बने, आप इल्म फैलाएं, आप उनकी तरबियत करें, उनके साथ बैठें, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को उनके साथ शेयर करें। आपको यानी कि आपने जॉब के दौरान जो बेनिफिट लिए वो भी कम नहीं होते, बेहतरीन होते हैं। रिटायरमेंट पर भी आपको बेहतरीन पैकेजेस मिलते हैं। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद वो हिर्स है, वो तम्मा है, वो लालच है, वो तो आप जो इसकी आपको आंखों पे पट्टी बन जाती है और आपको क्रिमिनल लोग भी नहीं लगते और आप उनके चंद रुपयों की खातिर उनके सिक्कों पे आप नाचने लगते हो एक बंदर की तरह। तो ये चीज़ इस इदारे के लोगों को बैन होना चाहिए। हमारे आर्मी चीफ साहब भी अगर सुन रहे हैं, हमारे ISPR वाले भी, दूसरे भी जो थिंक टैंक हैं, उनको चाहिए कि वो इन लोगों को पाबंद करें कि आप इस तरह के माफिया में जाकर अपनी आफ्टर रिटायरमेंट लाइफ को इस तरह मत करें दागदार, कि पूरी पाकिस्तानी कौम इन वजूहात की बिना पर जो हाजिर सर्विस हमारे मोहतरम काबिल एहतराम काबिल फ़ख्र हमारे फ़ौजी सिपाही हैं, हमारे सपूत हैं, पाकिस्तान का फ़ख्र हैं, उन पे कोई उंगली उठा सके। अगर हामिद मीर इनके ऊपर कोई बात करता है तो आपका क्या ख्याल है कि वो जब भौंकता है, जब वो बकवास करता है, तो वो हमारे सहाफ़ी बिरादरी को भी वो बुरा कर रहा है और साथ साथ वो पाकिस्तान की आवाम की आवाज़ें भी बन के वो अपने आप को सामने लाता है। तो ये मौका ऐसे सहाफ़ियों को क्यों देते हैं? ये मौका आप किसी रियल स्टेट के किंग को क्यों देते हैं जो कि गरीबों के पैसों पे यानी कि इस तरह की हरकतें करता है? तो आज एक वाक़या हुआ बहरिया कराची के अंदर, और ये जो हरकतें कर रहे हैं, लेकिन इसकी इन्हीं जमातों ने जो आज उनके साथ लोगों के साथ आगे खड़ी थी, ये सियासी स्टंट था। ये हुकूमत सिंध जो इस वक्त मौजूद है, ये इनका एक सियासी शोबदाबाजी थी, ये एक मजाक बनाया हुआ कानून को उन्होंने। देखें वहाँ की पूरी जितनी भी पुलिस थी या रेंजर वहाँ पर है, उन लोगों ने इनको क्यों मौका दिया? ये प्री प्लान था सब कुछ, ये करवाया गया, ये मलिक रियाज से कुछ फ़ायदा लेने के लिए। या दूसरी शक्ल ये है कि ये मलिक रियाज को थ्रेट कर रहे हैं कि अगर हमें कुछ और पैसा नहीं दोगे तो तुम्हारा तो ये जितना प्रोजेक्ट है ये अनसिक्योर है। उनको फ़ायदा भी ले लिया, अंडरपास भी बनवा लिए, सड़कें भी बनवा ली, उनको एक ओरिजिनल ज़मीन देकर फिर उसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी सुमोटो एक्शन में फंसवा दिया, फिर उसके ऊपर फ़ाइन भी करवा दिया। वो कितने अरब वहाँ पर भी देगा जो किस्तों में आज भी दे रहा है। इसके अलावा भी है। तो मलिक रियाज साहब से मैं पूछता हूँ कि आपके 9 रत्न जो हैं, जिनमें रिटायर्ड आर्मी के लोग भी और भी थिंक टैंक आपने बनाया हुआ है, तो क्या आपको लगता है कि ये आपको वो रियल स्टोरी या रियल पिक्चर आपको बताते हैं? एक चीज़ मलिक रियाज साहब मत भूलिएगा, दुनिया के अंदर जितने बादशाह नाकाम हुए, जितने बादशाह रातों को चैन की नींद सोते थे, तो उनके जो 9 रत्न होते थे वो बाहर साजिशें करते थे। आप समझते हैं ये पैसे ले रहे हैं अपनी मर्ज़ी का और मेरे लिए भौंकते हैं, मेरे लिए लड़ते हैं, मेरे लिए इदारों में मेरे रास्ते साफ़ करते हैं। तो यही 9 रत्न है मलिक रियाज साहब, जिन्होंने आपका ये टाइटैनिक जो बना हुआ है इसको एक दिन डुबो देना है। ये आप जहन में रखिएगा, ये तारीख़ है और आप भी एक तारीख़ लिखना चाह रहे हैं, आप भी उस तारीख़ का एक दिन हिस्सा भी बनोगे, क्योंकि मरना आपको भी है और मरना हर जी रूह शख्स को है कि जो इस दुनिया में सांस ले रहा है। तो लेकिन अमल ऐसे कीजिए कि जिससे आपकी आने वाली नस्ल के अंदर भी कुछ दीन रह जाए, कुछ उनके अंदर अमली दीनी ऐसे काम कर लें। ये जो आप दिखावे के लिए कर रहे हो ये तो रब जानता है, ये जो दस्तरखान बिछाए हुए हैं और या ये जो आप गरीबों की मदद करते हो, अगर आपकी नीयत अच्छी है तो इस मामले में आपको क्यों नहीं नज़र आया कि जिनके ऊपर आप नाजायज़ ज़मीनों पे कब्ज़ा करते हो वो भी गरीब लोग हैं। अगर आपकी नहीं मान रहे, आप ये कर सकते हो, उन्हें कहो कि आप हमारा एक ब्लॉक का हिस्सा बन जाओ, हम आपको इन ज़मीनों में बसाते हैं, आप हमें जगह दो, हम आपको घर बना के देते हैं। हम 1 लाख रुपए की चीज़ आप लेकर 10 लाख रुपए मरले
मरले में बेचते हो, 2 लाख रुपए कनाल लेते हो, 5 लाख से 10 लाख रुपए मरला बेचते हो। खुदा का खौफ करो, इन लोगों से बद दुआएं ना लो। इनमें से कई मुस्तहिक होंगे, कई शरारती होंगे, कई उसमें पैसे लेकर आपके आग लगा रहे होंगे, लेकिन आपकी सेंस क्या कहती है? आपको अल्लाह ताला ने सब कुछ दे दिया, अब आपको क्या चाहिए? अरबों डॉलर के आपके असासे बन चुके हैं, दुनिया में आप अमीर तरीन लोगों की फहरिस्त में हैं, पाकिस्तान में भी हैं, तो और क्या चाहिए आपको? इसके अलावा मेरे ख्याल में अब आपको खौफ खुदा चाहिए। मेरे ख्याल में अब आपको तौबा इस्तग़फ़ार चाहिए, जो कि अगर अल्लाह मेरा चाहे तो आपको देगा, क्योंकि अगर आप चाहते हैं तो रब भी देगा, अगर आप नहीं चाहते तो रब भी नहीं देगा। तो अपना ये जो रूप है, ये हमारी आवाम के सामने आप बैठ के मीडिया ख़रीद लेते हैं कि कोई ख़बर ना चले। आप जब चाहें सहाफ़ियों को जलील कर देते हैं, आप जब चाहें सहाफ़ियों को पैसा दे देते हैं। आपने बड़े बड़े मीडिया हाउस ख़रीद लिए, आपने क्या कुछ नहीं किया। यानी कि एक हुक्मरानी जो है ना, बाकायदा आपके हाथ में नहीं, लेकिन आप देखा जाए तो पाकिस्तान में अगर आर्मी के रिटायर्ड लोग हाजिर सर्विस भी आपके पास हैं, तो पीछे कौन सा इदारा जो आपके पास नहीं होगा? क्योंकि आपके पास एक ही चीज़ है कि वो है पैसा, और इसके बलबूते पे आप जब जहाँ जिस वक्त चाहते हैं अपना खेल खेल लेते हैं। लेकिन खुदा की लाठी बेआवाज़ है। बच जाएं उस वक्त से कि आप भी जलील व ख्वार होकर इस दुनिया से अपना नाम और निशान मिटवा लें। बड़े बड़े बादशाह तारीख़ में इस वक्त नाम लेकर ही बैठे हैं, उनके अमाल अगर उस वक्त अच्छे थे तो बाद में तारीख़ ने उनको नंगा कर दिया। तो आप भी एक दिन नंगे होंगे, आपका भी पता चलेगा कि आपने पार्टी फंड में किस किस जमात को कितना दिया, आपने किस किस जमात से कौन कौन से फ़ायदे उठाए। वो मुस्लिम लीग नून थी, वो पीपल्स पार्टी थी, वो फजल रहमान था, वो MQM था, वो सिंध के बिलावल थे या जरदारी थे, जो भी थे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, तारीख़ माफ़ नहीं करती, और तारीख़ ने माफ़ आपको भी नहीं करना, क्योंकि तारीख़ किसी की औलाद नहीं है। वो किसी की शर्म व हया करे वो खामोश हो जाती है, और ख़ामोश तूफ़ान का तो आपने सुना ही है कि वो जब सर उठाता है तो वो बहुत सारे लोगों को तबाह करता है। तो हम तबाह होने के लिए तो नहीं हैं, लेकिन आपकी नस्ल भी नहीं बचेगी। भले आप जितनी मर्ज़ी बाहर की नेशनलिटियाँ अप्लाई कर लें, लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है बहरिया के अंदर, एक वक्त आएगा जो मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान की जो हुकूमत आई इनकलाबी, उसने सबसे पहले ये पूरे एसेट आपके हुकूमती तवील में ले लेने हैं। ये तो मुझे पता है, और ये भी मुझे पता है कि पाकिस्तान का आधे से ज़्यादा कर्ज़ जो इस वक्त 2021 में मौजूद है, वो आपके पास इतना बेईमानी का पैसा, अगर आप वही वापस भी कर दें तो पाकिस्तान खुशहाल हो सकता है। आप चाहें तो हर साल 1 लाख लोगों को गुर्बत की लकीर से निकाल सकते हैं। आप चाहें तो आप 50,000 लाख आप लोगों को जॉब दे सकते हैं, मुलाजमतें दे सकते हैं, लेकिन आपको ये सब चीज़ें नज़र नहीं आएंगी। आपने दिखावे के लिए दस्तरखान तो सजा दी है, लेकिन कौम के लिए आपने अपने आप को एक मुंतशिर हजूम इकट्ठा करते जा रहे हैं, उनको कौम की तरबियत नहीं दे रहे। एक वक्त में ज़मीर जागे तो सोचिएगा ज़रूर। अस्सलाम वालेकुम।